फूलों की सुगंध वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाइयाँ हर दिशा में फैलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे, आपको टॉपिक दिख रहा होगा, महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका में आज हमारा ये अंतिम टॉपिक है जो हम क्लियर कर रहे हैं, महान्यायवादी। तो संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति का अध्ययन कर लिया है, हमने उपराष्ट्रपति का अध्ययन कर लिया है, हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का अध्ययन कर लिया है, और संघीय कार्यपालिका में आज हमारा ये अंतिम टॉपिक है, महान्यायवादी। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि महान्यायवादी क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है महान्यायवादी। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र पर आधारित देश है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र का वर्चस्व है, लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारत में लोकतंत्र सरकारें चलती हैं, जैसे जनता को अधिकार है सरकार बनाने का तो सरकार गिराने का। क्योंकि इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे। इब्राहिम लिंकन, वो कहते हैं जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। उसी लोकतंत्र में हम आज विद्यमान हैं, हम रहते हैं। यानी हमारे संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर हनन हो रहा हो हमारे समाज में या हमारे देश में, तो हम क्या करते हैं भाई, हम न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। तो मतलब जाते हैं कि भाई साहब, हमारे मौलिक अधिकारों या मूल कर्तव्य का जो हनन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो कानूनी पेच में, या हम जब अपना, या हम किसी पर मुकदमा चला रहे हो, या हम पर किसी का मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक केस हैंडल कौन करता है, वकील हैंडल करता है। हमें तो कानून की जानकारी नहीं है वैसे, तो हम क्या करते हैं, अपने एक वकील को करते हैं कि भाई हमारा केस लड़ो। उसी प्रकार सरकार को भी एक वकील चाहिए जो उसका पक्ष रख सके सत्ता में। वो कौन होता है न्यायालय में, सरकार में? वो कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी, जिसे हम कहते हैं देश का प्रथम विधि अधिकारी, ये होता है, ये सरकार का वकील होता है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी, जिसे हम लॉ ऑफिसर कहते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। सरकार का वकील, सरकार का वकील, यह सरकार का वकील होता है, सरकार का पक्ष रखने में मदद करता है। संविधान के हम भाग की बात करें अगर, तो संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अनुच्छेद 96 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है, पद का सृजन किया गया है।
देखिए दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। सरकार का वो वकील होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद का जो सृजन किया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई है, हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी का जो जो जिसका पद है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद सृजन किया गया है। ठीक है, अब बात करें हम नियुक्ति की। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसकी लेता है, इन्हें सलाह कौन देता है, तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, भाई मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि भाई हमारे लिए एक महान्यायवादी चुनो। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं इसकी पद की। तो इनका पद कैसा है, संवैधानिक। संवैधानिक संवैधानिक पद जो उनका होता है, संवैधानिक पद होता है। यानी संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है इस पद का। यानी महान्यायवादी का जो पद है वो संविधान में उल्लेखित है, संवैधानिक पद है। यानी संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 76 के भाग, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में एक महान्यायवादी का पद है, ये स्पष्ट कहा गया है। तो हम देख सकते हैं महान्यायवादी के बारे में, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसे हम लॉ ऑफिसर कहते हैं। सरकार का वो वकील होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है, यानी पद की व्यवस्था की गई है। और नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सलाह किसकी लेता है, सलाह मंत्रिपरिषद की लेता है। पद कैसा है, पद संवैधानिक पद है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं महान्यायवादी की योग्यताएं। भाई क्या योग्यताएं होनी चाहिए महान्यायवादी के पद के लिए, तो हम देखते हैं महान्यायवादी की योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जज के समान होनी चाहिए। देखो, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हम योग्यता के बारे में ये स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उनका जो जज है, जज, उनके समान योग्यताएं होनी चाहिए महान्यायवादी की। तो भाई जज होना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जज की योग्यता है वह होनी चाहिए। ठीक है, जज की योग्यताएं, जज के समान योग्यताएं होनी चाहिए। हालांकि इसमें यह नहीं दिया गया कि वह जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज कदापि नहीं होना चाहिए, वह जज के समान योग्यताएं होनी चाहिए। अब हम जज की योग्यता, अब जज के समान योग्यता कही है भाई, तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जज की योग्यताएं देखेंगे। तो योग्यताएं हमें मिलती है अनुच्छेद 124(3) में। अनुच्छेद 124(3) में हमें सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का जो जज होता है उनकी योग्यताएं मिलती है। तो वो योग्यताएं क्या है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक नंबर, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो।
ठीक है। 2 नंबर योग्यता क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 वर्ष वकील रहा हो, 10 वर्ष तक वकील या एडवोकेट। या विधिवेता का मतलब होता है राष्ट्रपति के नजर में, देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, महान्यायवादी की योग्यताएं हम पढ़ रहे हैं। तो 1 नंबर हमारा पॉइंट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है, योग्यता उनकी समान होनी चाहिए। ये बात कही गई है कि उनकी समान योग्यता होनी चाहिए। यह नहीं कहा गया है कि वह जज होना चाहिए, उनकी जज के समान योग्यताएं होनी चाहिए। तो हमें इससे पहले क्या देखनी पड़ेगी? अब भाई जज के समान योग्यता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जज की योग्यता देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की क्या योग्यता होती है। वो हमें मिलेगी अनुच्छेद आर्टिकल 1243 में, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 1243 अनुच्छेद 124(3) में हमें मिलेगी। तो अनुच्छेद 124(3) में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यताएं क्या दी गई है वो देखते हैं हम। वह भारत का नागरिक हो, यह बात तो समझ में आ गई, ठीक है। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज, कोई भी अगर महान्यायवादी जो बनता है या सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज बनता है, उसे क्या कराना चाहिए? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में उसे जज होना चाहिए। या का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में हम देखें तो और या का मतलब है इन दोनों या तीनों में से एक होनी चाहिए, या लगा है। 10 वर्ष तक वकील, यानी कोई भी मतलब महान्यायवादी बन रहा है या योग्यता हो, या सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता है, उसे 10 वर्ष तक वकील बनने की योग्यता रखनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है? विधिवेता क्या होता है? अगर उसे राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए, राष्ट्रपति के नज़र में अच्छा लगेगा, जो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे महान्यायवादी बना देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे महान्यायवादी का कार्यकाल। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ऑब्वियसली आप सभी को पता है, महान्यायवादी का कार्यकाल है जो संविधान ने हमें निश्चित नहीं बताया है कि महान्यायवादी का कार्यकाल इतना होगा, 5 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, ये निश्चित नहीं है। तो भाई ये निश्चित नहीं है तो क्या कहा गया है? तो इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? स्पष्ट कहा गया है कि टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अपने कार्यकाल पर जब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। तो हम कार्यकाल देखते हैं महान्यायवादी का, संविधान द्वारा निश्चित तो नहीं है, लेकिन उसमें एक आर्टिकल पढ़ते हैं हम, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? स्पष्ट कहा गया है, टिल द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत,
पर्यंत टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। आर्टिकल 76(4) में यही कहा गया है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, जो ये महान्यायवादी का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर चलेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। ये निश्चित नहीं है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए रहेगा, 10 वर्ष के लिए, ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्रथम न्यायवादी हुए थे MC शीतलवाड़, वो 13 वर्षों तक महान्यायवादी रहे थे। और एक आते हैं हमारे रामास्वामी, जो आएंगे 1990 से 1992, वो 2 वर्ष के लिए कार्यकाल पर रहे थे। यानी कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वो अपने कार्य पर बने रहेंगे। साथ में हम सैलरी की बात कर लेते हैं भाई। साथ में हम सैलरी की बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो सैलरी भी देखो वैसे निर्धारित नहीं है कि इतनी मिलेगी इतने मिलेगी। हम राष्ट्रपति का पढ़ते आए हैं और प्रधानमंत्री का हम पढ़ते हैं कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा। इसमें सैलरी का कोई वैसे दिया गया, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा भाई सैलरी कितनी देनी है महान्यायवादी को, ठीक है। और ये इनके परिश्रमिक पर होगा। परिश्रमिक, ये परिश्रमिक पर होगा, यानी भत्तों पर होगा। राष्ट्रपति का जो होगा वेतन, जो उस राष्ट्रपति इनको वेतन कैसे देंगे, जो जिनके उनके जो भत्ते होंगे उनके अनुसार देंगे। ये संविधान द्वारा स्पष्ट कहा गया है। जो भत्ते की, जो सैलरी की जो बात है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो आप देख सकते हैं महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यकाल के लिए अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेंगे। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे महान्यायवादी का कार्य। इससे पहले हमने महान्यायवादी का कार्यकाल देखा था, अब हम देखेंगे महान्यायवादी का कार्य वर्ष। महान्यायवादी का क्या क्या कार्य होते हैं तो हमें पता है। भारत सरकार के वकील होते हैं, भारत सरकार के वकील। सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है। लॉ ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। सरकार को कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं, परामर्श देते हैं, विधि का परामर्श देते हैं। सरकार को कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, महान्यायवादी। राष्ट्रपति की सहायता करते हैं या सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ठीक है। सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष, ये सरकार के पक्ष में रहते हैं, सरकार के विपक्ष में नहीं हो सकते। ये 3 कार्य अनुच्छेद 76 में स्पष्ट कहे गए हैं कि सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान के लिए या विधि परामर्श के लिए एक महान्यायवादी का होना आवश्यक है।
राष्ट्रपति को ये सलाह प्रदान करेंगे, सरकार का ये पक्ष रखेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं महान्यायवादी की शक्तियां, पावर ऑफ एंटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अनुच्छेद 76(3) के अनुसार अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उन्हें सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, एक दिया गया है हमारा आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88। क्या कहा गया भाई कि महान्यायवादी संसद में किसी भी सदन में या संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यदि कोई समिति का अगर वो सदस्य है तो वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर मत नहीं कर सकते। तो देखते हैं अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी संसद के सभी सदनों भाग ले सकता है, लेकिन वह मत नहीं कर सकता। देखो, इसका मैं आपको इधर समझाता हूँ। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी संसद में तो जा सकता है, वो संसद के कार्यों में भाग ले सकता है, वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह संसद है अपनी, ये राज्यसभा और ये हमारा हो गया लोकसभा। मतलब संसद के वो महान्यायवादी राज्यसभा में भी जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है। अगर वह संसद का किसी समिति का सदस्य है तो भी वह जा सकता है, सदस्य बन सकता है, लेकिन वह मत नहीं कर सकता। कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में मत नहीं ले सकता या मत नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। एक हमारा आता है अनुच्छेद 105(4). ये अनुच्छेद 105(4) क्या है? तो महान्यायवादी के संदर्भ में कहा गया है कि संसद के सदस्यों को
या महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सदस्यों के मिलने वाली सभी उन्मुक्त भत्ते या सुविधाएं वो सारी की सारी महान्यायवादी को प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 105(4) में कहा गया है संसद के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं और उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा महान्यायवादी की शक्तियां, पावर ऑफ एंटॉर्नी जनरल्स, ठीक है, हम देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 76(3) में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है सरकार का। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के सभी सदस्यों में जा सकता है, ठीक है, वह भाग भी ले सकता है। सभी सदस्य राज्यसभा में या लोकसभा में वह भाग ले सकता है। अगर वह किसी समिति का या सदस्य बनाया जाता है तो वह वहां पे जा सकता है, लेकिन इसमें बात यह है कि वह वहां पर मत नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 105(4) क्या कहता है कि संसद के सदस्यों को मिलने वाली सभी विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां या सुविधाएं हैं वो महान्यायवादी को प्राप्त होंगी। तो ये देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं महान्यायवादी की मर्यादा। महान्यायवादी की कुछ मर्यादा भी होती हैं, तो हम देखते हैं महान्यायवादी की मर्यादा, ठीक है। वह सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते, वह सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते, महान्यायवादी होंगे जो सरकार के पक्ष में ही होंगे, उनके विपक्ष में नहीं होंगे, सरकार के खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है। वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, महान्यायवादी के साथ साथ वह अपनी प्राइवेट या अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वह कोई कानूनी केस लड़ रहे हैं या किसी को आपराधिक मामलों में किसी का बचाव कर रहे हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी, सरकार से अनुमति लेनी होगी। किसके संदर्भ में? आपराधिक मामलों में। अगर आपराधिक मामलों का अगर वो केस लड़ते हैं किसी का बचाव करते हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये कुछ मर्यादाएं हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं भारत के महान्यायवादी। तो आप सभी को पता है भारत के प्रथम महान्यायवादी हुए थे NC शितलवाड़, और वर्तमान में हम बात करें भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत के महान्यायवादी अब तक के कितने ये महान्यायवादी कितने हो चुके हैं। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे NC शितलवाड़। इनका जो कार्यकाल रहा था 1950 से 1963, यानी सबसे लंबा कार्यकाल था 13 वर्षों का। हमने कार्यकाल की अब चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा महान्यायवादी अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। तो इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था 13 वर्षों के लिए। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे NC शितलवाड़। भारत के दूसरे महान्यायवादी CK दफ्तरी, इनका कार्यकाल रहा था 1963 से 1968, ठीक है।
भारत के तीसरे महान्यायवादी रहे थे नीरडे। इनका भी कार्यकाल 1968 से 1977 यानी 9-10 वर्षों का रहा था, लगभग 10 वर्षों का। NCSV गुप्ता 1977 से 1979, ठीक है। 5वें LN सिन्हा 1979 से 1983। के पराशन भारत के छठे महान्यायवादी हुए थे। इनका कार्यकाल था 1983 से 1989 तक। सोली सोरवाजी, इनका जो कार्यकाल था 1989 से 1990 तक। भारत के 8वें जो महान्यायवादी हुए थे जी रामास्वामी, इनका जो कार्यकाल रहा था तो 1990 से 1992 तक, यानी 2 वर्षों का, ठीक है। 9वें भारत के महान्यायवादी हुए थे मिलन के बनर्जी, तो इनका हुआ था 1992, मिलन के बनर्जी 1992 से 1996 तक, ठीक है। 10वें हुए थे अशोक देसाई 1996 से 1998, ठीक है। सोली सोरवाजी यह भारत के 11वें महान्यायवादी थे। इनका कार्यकाल रहा था 1998 से 2004। मिलन के बनर्जी वापस आए 2009 से 2014, सॉरी 2004 से 2009 तक आए थे। जी के वहंती आए थे 2004 से 2014 तक। मुकुल सेहंतगी आए थे 2014 से 2017 तक। और वर्तमान में हमारे के वेणुगोपाल वर्तमान के जो महान्यायवादी है के वेणुगोपाल 2017 से अब तक कार्यभार में हैं। तो ये थे भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज संघीय कार्यपालिका का आज हमने अंतिम टॉपिक पूरा करके संघीय कार्यपालिका का जो हमने समापन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपको कैसा लगा? अगर आप नए हो या पुराने हो, जो भी हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।